हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम में सर्च करके कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है इतिहास हिस्ट्री, उसका पहला पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। और अगर आपने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? तो पाठ का ही नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या है। तो सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। अर्थात राष्ट्रवाद का अगर आप हमको साधारण में हम आपको बताएं उदाहरण, तो जो राष्ट्रवाद होता है इसका सामान्य अर्थों में अर्थ होता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने अच्छे सोच की और लगाव की भावना को विकसित करें। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद की एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। तो ये जो आंसर इसका है, आंसर आपको इसमें यहाँ से यहाँ है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद की एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है, तो आप इसमें समझ गए होंगे कि सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद की एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? जो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाया गया, तो इसको फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक रहा? यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन ने आक्रमणों के महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें पूछा जा रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, उन्होंने आक्रमण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। फ्रांसीसी जो क्रांति थी उन्हें राजनीति अभिजात्य के परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की एक वस्तु बना दिया था। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का भी मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन ने सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। तो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या क्या काम किए, हमने आपको बता दिया कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिस कारण यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सहायक हुए थे, क्योंकि उन्होंने यूरोप में राष्ट्रीयता के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत ही अन्य काम किए थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति पर फ्रांस का क्या प्रभाव पड़ा? जो 1830 की जुलाई क्रांति हुई थी, उस 1830 की जुलाई क्रांति पर फ्रांस का क्या प्रभाव पड़ा? तो 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान सर्वाधिक गणतंत्र ने ले लिया। जो 1830 की जुलाई क्रांति थी, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही के स्थान पर सर्वाधिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी, मध्यम वर्ग तथा राजनीतिक महत्व बढ़ा गया। इसमें पूछा जा रहा है कि जो 1830 की जुलाई क्रांति थी, इस क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा?
तो 1830 की जब जुलाई क्रांति हुई थी तो उसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में सबसे पहले तो निरंकुश राजशाही का स्थान सर्वाधिक गणतंत्र ने ले लिया था। पहला प्रभाव ये पड़ा था और इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था। ये दूसरा प्रभाव था। तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग तथा राजनीतिक जो वर्ग था उसका बहुत ही महत्व बढ़ गया था। ये 3-4 प्रभाव थे जो 1830 की जुलाई क्रांति थे फ्रांस पर पड़े थे। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? आप जानते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वह 1848 ईस्वी में हुई थी। तो इस 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, अर्थात ये क्रांति क्यों हुई थी? तो 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जब 1830 की क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना था। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लुई फिलिप फ्रांस का राजा कब बना था? तो 1830 की क्रांति के बाद बना था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए सर्विनम मध्यम वर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गोजी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जो उसके विरोधी थे उसने अपने विरोधियों को ही खुश करने के लिए एक सर्विनम मध्य वर्गीय नीति अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हुई। तो इसमें सिर्फ पूछा ये जा रहा था कि 1848 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति, इसके उत्पन्न होने के क्या कारण थे। तो आपको सिर्फ इसको अच्छे तरह से समझ के याद करना है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने लैंग्वेज में भी एग्जाम में जरूर लिख दें। तो हम आपको शॉर्टकट में बताएं तो सबसे पहले 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना था और उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए सर्विनम मध्यवर्गीय एक अवलंबन करते हुए 1840 में एक गोजी नाम के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जो गोजी नाम का व्यक्ति था वह बहुत ही कट्टर प्रतिक्रियावादी था और वह किसी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास इसके अलावा कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न उसे विदेश नीति में कोई प्रकार की कोई सफलता हासिल हो रही थी। उससे के शासनकाल में, जो इस फिलिप के शासनकाल थे, उस शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी बहुत ही व्याप्त हो गई। इसलिए सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके भियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया और राजा ने भी इस पर रोक लगा दिया था। पेरिस का जो विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाले गए, इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की जो क्रांति थी वह आरंभ करनी पड़ी। तो यही सभी कारण थे क्योंकि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति शुरू करने के लिए। इसमें पूछा जा रहा है कि 1830 और 1848 की क्रांतियों का सामान्य विशेषताएं क्या है। तो 1830 की क्रांति में और 1848 की क्रांतियों में सामान्य विशेषताएं क्या, अर्थात दोनों में कॉमन बात क्या है। तो सबसे पहली जो सामान्य बात है, सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। 1830 और 1848 दोनों की क्रांतियों के जो प्रतिक्रियावादी थे वे दोनों के दोनों निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। वे दोनों के दोनों क्रांतियों के सामान्य विशेषता यह है कि वे दोनों के दोनों वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे और दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। जो स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा है, इसका मुख्य मुद्दा 1830 और 1848 दोनों की क्रांति का सामान्य विशेषता था। बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें, अर्थात बिस्मार्क ने क्या क्या कार्य किए थे उसके कार्यों की चर्चा करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो जर्मनी का एकीकरण था, इसके एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिए। जो बिस्मार्क थे उन्होंने फ्रैंकफर्ट संसद में भाग लिया था। और आपको बता दें कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। वह 1871 ईस्वी में हुई थी। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 में वह प्रसा का चांसलर बना। जो बिस्मार्क था वह 1862 ईस्वी में प्रसा का चांसलर बन गया था। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। जब वह उसका चांसलर बना तो उसने सबसे पहले प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति को बहुत ही मजबूत कर दिया था। तत्पश्चात उसने डेनमार्क
ऑस्ट्रिया तथा सेडान का युद्ध तथा फ्रांस में को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। उसने किसको किस वर्ष पराजित किया वो भी लिखा गया। उसने डेनमार्क को 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 जो सीडान का युद्ध था, उन तीनों को पराजित करके जर्मनी का एकीकरण किया। तो बिस्मार्क के यही सभी कार्य थे। इन्हीं सभी कार्यों के चलते उन्होंने जर्मनी के एकीकरण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बिस्मार्क के बारे में आप जान गए होंगे कि बिस्मार्क 1862 ईस्वी में एक फ्रांस का चांसलर बने थे और वे एक बहुत ही प्रख्यात और राष्ट्रवादी कूटनीतिक थे। तो यह भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बिस्मार्क क्या थे। तो बिस्मार्क एक कूटनीतिक थे। लौह एवं रक्त की नीति क्या थी? ये जो नीति है, रक्त एवं लौह की नीति बोले या फिर लौह एवं रक्त की नीति बोले, यह नीति क्या थी? तो लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। जो इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा बिस्मार्क के कार्यों के बारे में, तो ये जो बिस्मार्क था, इन्होंने इस नीति को प्रतिपादन किया था, अर्थात चलाया था, लौह एवं रक्त की नीति। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। यह जो नीति था, इस नीति के कारण ही वे जर्मनी का एकीकरण संभव कर पाए थे, क्योंकि इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। इसी कारण लौह एवं रक्त नीति अपनाई गई थी। तो इसमें सिंपली पूछा जा रहा है कि लौह एवं रक्त की नीति क्या थी, तो आपको ध्यान में रखना है कि रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने चलाया था और इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन देश का एकीकरण करना था। मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि मेटरनिख कौन था और यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। तो मेटरनिख जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। जो बिस्मार्क था वह प्रसा का चांसलर था, जो मेटरनिख था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो ये सब बात आपको कॉमन बात सभी में याद रखना है कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। अर्थात उसे पुरातन जो व्यवस्था होती है उसी को बनाए रखने में वह बहुत ही कट्टर था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। उन्होंने मेटरनिख ने यूरोप में एक व्यवस्था स्थापित की थी, उस व्यवस्था को मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इस व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। अर्थात इसमें पूछा जा रहा था कि मेटरनिख कौन था, तो मेटरनिख आपको सिंपली याद रखना कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था और यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात था। तो यूरोपीय इतिहास में उसका विख्यात होने का यही कारण था कि सबसे पहले तो वह बहुत ही कट्टर विरोधी और पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने में समर्थक था और उसने यूरोप में एक अपनी व्यवस्था को स्थापित किया था जिसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता था और इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है, अर्थात बहुत अधिक प्रसिद्ध है। मेटरनिख युग क्या है? जो मेटरनिख के समय का समय होगा वही मेटरनिख युग होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पिछले क्वेश्चन को पढ़कर भी दे सकते हैं, बस उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है कि मेटरनिख युग क्या है। तो मेटरनिख जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की समाप्ति हुई। जो वियना कांग्रेस था, इस कांग्रेस के सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया था और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई थी। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का बहुत ही अधिक विरोधी था। जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया कि वह प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 ईस्वी की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की भी स्थापना हो गई थी। जब 1848 ईस्वी की क्रांति हुई थी तो उसके बाद मेटरनिख युग की भी समाप्ति हो गई थी। और मेटरनिख युग शुरुआत कब हुआ था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जब वियना कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था तो उसमें यूरोप के नेपोलियन युग का अंत हुआ था और मेटरनिख युग की शुरुआत हो गई थी। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन सब्जेक्टिव में हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो जर्मन राइन महासंघ है, इस महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें सबसे पहले राजनीतिक एकीकरण हुआ था, लेकिन राजनीतिक एकीकरण के पहले भी जो आर्थिक एकीकरण हुआ था वह कैसे हुआ था? तो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के मध्य जर्मनी में औद्योगिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अर्थात 1815 से 1848 के बीच ही जर्मनी में औद्योगिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ था, रेल लाइनों का प्रसार हुआ था। 1834 ईस्वी में प्रसा के पहल पर जाल वेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई थी। इस प्रकार जर्मनी का जो राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ था, अर्थात आर्थिक एकीकरण उसका कैसे मजबूत हुआ था, तो सबसे पहले तो वहाँ कोयला और खनिज का विकास किया गया था जिस कारण उनका आर्थिक एकीकरण मजबूत हुआ था। रेल लाइनों का प्रसार हुआ था
और 1834 ईस्वी में परसा में एक जाल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना की गई थी। तो इन सभी कारणों से सबसे पहले जर्मनी में राजनीतिक एकीकरण स्थापित हुआ था और उसके बाद आर्थिक एकीकरण भी हो गया था। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जो जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, तो इस एकीकरण को करने के लिए क्या क्या बाधाएं थी, अर्थात क्या क्या समस्याएं थी। तो यह क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो आपको इसमें से 4-5 पॉइंट याद रखना, आपका आंसर हो जाएगा। तो जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित मुख्य बाधाएं थी। जो सबसे पहली बाधा थी, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे और उन सभी को मिलाना बहुत ही असंभव प्रतीत हो रहा था। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। इन सभी राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी, अर्थात कोई भी धर्म समान नहीं था। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। उन सभी राज्यों में रहने वाले लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, और मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण भी इस जर्मनी के एकीकरण को करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो ये सभी जो 5 पॉइंट आपने पढ़ा, यही सभी जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं थी कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों को मिलाना था। इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं थी, धार्मिक विषमताएं थी। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण जर्मनी के एकीकरण को करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका का उल्लेख करें। काबुल मतलब कि काउंट काबुल। तो जो इटली के एकीकरण में जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने और इटली का एकीकरण किया था काउंट काबुल में। तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों में अंतर। काउंट काबुल की भूमिका का उल्लेख करें, अथवा काबुल जो है काउंट काबुल, उनका संक्षिप्त परिचय भी देखा, शॉर्टकट में बताएं कि वे कौन थे। तो काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है। जो काउंट काबुल थे उनको इटली के एकीकरण के राजनीतिक कहा जाता है। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, तो उसने काउंट काबुल को नियुक्त किया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि 1852 ईस्वी में वह प्रधानमंत्री बना था विक्टर इमैनुअल का। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। जो पेरिस शांति सम्मेलन था, उसी सम्मेलन में उन्होंने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया था। और 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबुल ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया था। और 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को उन्होंने काउंट काबुल ने पराजित किया था, तो उसके बाद लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया था। तो इन सभी कामों को कर कर वह इटली के एकीकरण में बहुत ही अपना उल्लेख भूमिका को निभाया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, अथवा गैरीबाल्डी कार्यों की चर्चा करें। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गैरीबाल्डी कौन था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? वह एक नाविक था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर बार एग्जामों में पूछा जाता है कि गैरीबाल्डी कौन था। और इसके अलावा इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, अथवा गैरीबाल्डी कार्यों के भी बारे में बताएं। तो इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। जो इटली का एकीकरण का पहला चरण था वह तो काउंट काबुल ने पूरा किया था, लेकिन जो इसका द्वितीय चरण था वह गैरीबाल्डी के तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास रखता था। वह किसी प्रकार की कोई शांति प्रस्ताव में विश्वास नहीं, बल्कि युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाई। अर्थात लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया। इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे कि लाल कुर्ती का गठन किया गैरीबाल्डी ने। इनकी सहायता से उसने सिसिली का अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वहां पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि इसके जो प्रथम चरण में काउंट काबुल ने अपनी भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्होंने गैरीबाल्डी को पोप के राज्य पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं दी थी। तो ये सभी गैरीबाल्डी की भूमिकाएं थी। इन सभी गैरीबाल्डी ने काम करके उस इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चार्टिस्ट आंदोलन है यह किस देश में हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। अनस्ट्रेन रेनन को राष्ट्रवाद के रूप में परिभाषित करें। जो अनस्ट्रेन रेनन है उसको राष्ट्रवाद के रूप में बताएं। फ्रांसीसी दार्शनिक अनस्ट्रेन रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। जो अनशर्ट रेनन है उनको 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। वे एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। रेनन ने
राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी, जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। जो रेनन थे उन्होंने राष्ट्र की एक बहुत ही बड़ी और व्यापक परिभाषा दी थी, जिस कारण राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता बन गई थी। तो जो अनसर्ट रेनन थे उन्होंने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया, तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो वे 19वीं शताब्दी में ही राष्ट्रवाद की उन्होंने व्याख्या की थी और वे एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। रेनन ने राष्ट्रवाद की व्याख्या एक नई व्यापक परिभाषा दी थी, जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना की गई? जो वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना की गई थी? तो वियना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बूढ़े राजवंश की पुनः स्थापना की गई थी। अर्थात जो वियना कांग्रेस हुई थी 1815 द्वारा फ्रांस में, उसमें बूढ़े राजवंश की पुनः स्थापना की गई थी। तो सिर्फ आपने इसको राजवंश का नाम याद रखना है कि किस राजवंश की पुनः स्थापना की गई थी, तो बूढ़े राजवंश की पुनः स्थापना की गई थी। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन के कोसूथ योगदान का वर्णन करें। जो हंगरी का राष्ट्रीय आंदोलन था, उस आंदोलन में कोसूथ का योगदान क्या था, उसके बारे में बताएं। तो हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कोसूथ तथा फ्रांसीसी डीक ने किया था। जो हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था, उस राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व तथा संचालन कोसूथ तथा फ्रांसीसी डीक ने किया था। कोसत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज, जो क्लासेस सोसाइटी होते हैं, के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया। कोसूथ ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। जो कोसूथ था वह ऑस्ट्रिया अधीनता का विरोध करने लगा और यहाँ की व्यवस्था में भी बदलाव की मांग करने लगा था। तो ये सभी हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसूथ के योगदान थे, क्योंकि सबसे पहला तो उसका योगदान ये था कि उसने ही इस राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसने वर्गहीन समाज के विचारों की जनता से परिचित कराया था और प्रतिबंध लगा दिया था, और उसने अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था का बदलाव की भी मांग करने लगा था। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया था? फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया, जो झंडा तिरंगा झंडा था, अर्थात इंडिया का झंडा था। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। जो क्षेत्रीय भाषा होता है, उस क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर फ्रांस की भाषा को प्रोत्साहित किया गया था। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान को भाव बढ़ाने के लिए क्या किया दिया था? तो आप इसमें समझ गए होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ होते ही सबसे पहले तो क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए थे, क्योंकि पुत्रभूमि और नागरिक जैसे शब्द द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया था। तो इन सभी कारणों के कारण ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ा पाए थे। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियाँ थी? जो वियना कांग्रेस है, इस कांग्रेस की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं? तो वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियाँ थी नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया, फ्रांस और स्पेन में बूढ़े राजवंश को फिर स्थापित किया गया, फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई, इटली में ऑस्ट्रियाजी राज परिवार को सत्ता सौंपी गई, नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीति का परिवर्तन कर पुरानी सत्ता का बहाल किया गया। तो ये बहुत सारे अनेक कार्य थे जिन कार्यों की उपलब्धियां उन्होंने वियना कांग्रेस ने की थी। तो आपको सिर्फ मुख्य उपलब्धियां याद रखना है कि सबसे पहले तो उन्होंने नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पूर्ण स्थापना का प्रयास किया था, फ्रांस में स्पेन एवं बूढ़े राजवंश को स्थापित किया था। जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया कि पूर्ण स्थापना में किस राजवंश को स्थापित किया गया था, तो बूढ़े राजवंश को स्थापित किया गया था। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंप दी गई थी और इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई थी और नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भी भंग नहीं किया गया था। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको समझ के याद करना है। इन क्वेश्चन को अगर आप सोचेगा कि हम इस क्वेश्चन को सभी को रट लें, तो ये रटना संभव है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन लाते हैं उससे चैप्टर के सभी टॉपिक को कवर कर लेते हैं कि एग्जाम में आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए और आप सिर्फ इस वीडियो को देखे हुए रहिएगा तो आपसे 100% वो क्वेश्चन जरूर बनेगा और आप अपने लैंग्वेज में उस क्वेश्चन का आंसर कुछ न कुछ जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर इन सभी का PDF अपलोड कर दिया जाता है और PDF के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। Fearless.